हम आजकल जब इलेक्शन होता है तो देखते हैं कि सरकारें लोक लुभावनी घोषणाएं करती हैं जिससे कि उन्हें वोट मिल सके और साथ ही साथ वो कंट्रोल बनाए रखें शासन पर कंट्रोल को बनाए रखने के लिए कुछ लोगों को अपने फेवर में रखने के लिए वो लोक लुभावनी घोषणाएं करते हैं। ऐसा कुछ अंग्रेजों ने भी किया था। अब एक क्वेश्चन आएगा कि हम लोग तो पढ़ रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, उसके हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग के बारे में, यहाँ पर चुनावी लोक लुभावन घोषणाएं कहाँ से? हाँ, उसका जिक्र यहाँ पर थोड़ा सा होगा। उसका कारण ये है कि जो 1919 में इंडियन काउंसिल एक्ट आया था जिसे मोर्ले मिंटो रिफॉर्म कहा जाता है, तो मोर्ले मिंटो जो रिफॉर्म आया था उसी में कुछ ऐसी ही लोक लुभावनी घोषणाएं हुई थी जिसे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वेलकम टू माय चैनल सत्यवान आनंद, एस्पिरेंट टू आईएएस। माई सेल्फ सत्यवान आनंद। हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं भारतीय संविधान के हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग को, जो यूपीएससी के सिलेबस का पार्ट है, प्री में भी आता है और मेंस के सिलेबस का भी पार्ट है, जिसका पहला टॉपिक है हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग। इस सीरीज में हम देख रहे हैं कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1919 जो है इसमें क्या क्या रिफॉर्म लिए गए और एक्चुअल में ये आया ही क्या। अगर हम बात करें इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 की, इसे मोर्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहा जाता है। मोर्ले मिंटो रिफॉर्म क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो इस समय 1909 के समय में मोर्ले जो था भारत का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया था और मिंटो जो है ये वायसराय था उस समय 1909 में, इसलिए इसे मोर्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहा जाता है। ये एक्ट 1909 का जो है पहली बार रिप्रेजेंटेटिव और पॉपुलर एलिमेंट लाया, यानी रिप्रेजेंटेशन की भावना का तो विकास किया इसने, रिफॉर्म के चरण में एक कदम आगे बढ़ाया, लेकिन साथ साथ पॉपुलर लोक लुभावनी घोषणाएं भी किया इसने। हम आगे देखेंगे कि लोक लुभावनी घोषणाएं किस तरह थी। तो हम देखते हैं कि जो देश का गवर्नेंस का सिस्टम था उसमें चेंजिंग काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन उसमें साथ साथ अब हम देख रहे हैं कि रिप्रेजेंटेशन के साथ साथ लोक लुभावनी घोषणाएं भी चल रही हैं। हम इस एक्ट के माध्यम से देखते हैं कि जो साइज था काउंसिल का, उसके साइज को बढ़ा दिया गया, यानी उसके स्ट्रेंथ को बढ़ाया गया। टोटल नंबर जो था उसको बढ़ा दिया गया, सेंट्रल लेवल पर भी बढ़ाया गया और प्रोविंशियल लेवल पर भी बढ़ाया गया, यानी दोनों जगह पर। जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल था उसकी जो स्ट्रेंथ होती थी 1909 से पहले, उसमें सिर्फ 16 मेंबर होते थे, यानी सिर्फ 16 लोग ही पूरे देश का सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के लॉ को बनाने की प्रक्रिया को देखते थे। लेकिन 1909 के एक्ट द्वारा अब उसे बढ़ाकर 60 कर दिया गया। और जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल था उसके भी संख्या बढ़ाई गई, लेकिन वो यूनिफॉर्म नहीं था, अलग अलग प्रोविंस में संख्या अलग अलग थी, जैसे कि जनसंख्या के आधार पर या शिक्षा के आधार पर या उद्योग धंधों के आधार पर, तो डिफरेंट जगहों पर उसकी संख्या डिफरेंट थी, लेकिन बढ़ाई दोनों गई, यानी सेंट्रल और प्रोविंशियल दोनों ही जगह पर इनकी संख्या को बढ़ाया गया था और साथ ही साथ उनके पावर को भी बढ़ाया गया था इस एक्ट द्वारा। अगर हम देखें तो जो ऑफिशियल मेजोरिटी वाला कॉन्सेप्ट हम पिछले वीडियो में देखे थे 1892 में, कि उन्होंने ऑफिशियल मेजोरिटी को अपने पास रखा था और नॉन ऑफिशियल मेंबर की संख्या बढ़ा करके भी ऑफिशियल मेजोरिटी मेंटेन थी। तो ये प्रक्रिया अभी भी जारी है, यानी 1892 में जो सिस्टम था वो 1909 में भी है कि जो ऑफिशियल मेजोरिटी है इनकी सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में मेजोरिटी को मेंटेन किया गया और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल को ये पावर दिए गए कि अगर वो चाहें तो नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी बना सकते हैं। यानी एक प्रोविंशियल लेवल पर एक होप ऑफ क्रिएट हुआ कि अगर कोई प्रोविंस चाहे तो इतनी ज़्यादा संख्या में नॉन ऑफिशियल यानी इंडियंस की नियुक्ति कर सकता है। यहाँ पर नॉन ऑफिशियल का मतलब इंडियंस ही है, ऑफिशियल का मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट जिसे नियुक्त करे। तो जो नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी है उसको प्रोविंस में मेंटेन करने की परमिशन इस एक्ट ने दे दिया। साथ ही साथ इसने उसके डिलिबरेटिव फंक्शन को भी बढ़ा दिया, यानी जो पावर था उसके पावर को, यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल का दोनों जगह पर, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में डिलिबरेटिव फंक्शन का मतलब उनके पावर को बढ़ाया गया, उनके पावर का जो सीमा रेखा थी, बाउंड्री थी, उसका विस्तार किया गया, उनके पावर को बढ़ाया गया।
साथ ही साथ मेंबर को अब जो है सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने की भी परमिशन दी गई। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन क्या होता है? एक्चुअल में जब प्रेजेंट टाइम की बात करें हम, जो आगे हम बहुत विस्तृत रूप से पढ़ेंगे कि लोकसभा, राज्यसभा या राज्य स्तर पर विधानसभा, विधान परिषद में कोई मेंबर मिनिस्टर से यानी गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर वो क्वेश्चन जो है मौखिक तरीके का है, वहाँ पर सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछा है। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन को तो अगर किसी मिनिस्टर ने कोई जवाब दिया, उस जवाब से कोई पर्सन मेंबर संतुष्ट नहीं है, उसके बाद फिर से एक क्वेश्चन पूछ ले, उसे सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कहा जाता है। तो ये 1909 का एक्ट जो है उसने सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने की परमिशन दे दिया। और जो रिजोल्यूशन था बजट पर रेजोल्यूशन लाने का भी, बजट के रेजोल्यूशन मूव करने, बजट को प्रस्ताव लाने का भी, एक बजट किस तरीके का होना चाहिए, उसमें क्या क्या प्रावधान लाने चाहिए, इन सब चीजों पर रेजोल्यूशन पास करने की पावर भी उसने दे दिया। लेकिन एक यहाँ पर अभी भी प्रॉब्लम थी कि जो पावर दिए गए थे एक्चुअल में वो काउंसिल के पास, वो बहुत ज़्यादा फंक्शन नहीं करते थे। तो एक्चुअल में ये जो पावर दिए जा रहे हैं, अलाउ किए गए हैं सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने का या रेजोल्यूशन मूव करने का, ये एक्चुअल में गवर्नमेंट की क्रिटिसिज्म के काम ही आते थे। यानी जो मेंबर होते थे वो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने के लिए यूज करते थे इस चीज़ में, क्योंकि गवर्नमेंट ने पावर दिया था लेकिन इतना भी पावर नहीं दिया था वो बहुत ज़्यादा स्टेप, बहुत बड़ा स्टेप ले सके। आगे हम देखते हैं उन्होंने जो रिफॉर्म किया, उसमें एक रिफॉर्म ये था कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो गवर्नर की होती थी, जो गवर्नर की काउंसिल होती थी या वायसराय की जो काउंसिल होती थी, उसमें भी इंडियन को एसोसिएट करने की प्रक्रिया शुरू की गई। यानी अब तक जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, हम जानते हैं 2 तरीके की काउंसिल थी। पहला एक लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो जो हम ये इंडियन काउंसिल एक्ट पढ़ रहे हैं 1861 से, हम पिछले वीडियो में कंफर्म कर चुके हैं, क्लियर हो चुका है कि काउंसिल का मतलब यहाँ पर एक लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात हो रही है। एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी पैरेलल चल रही थी। तो जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल था, जो वायसराय की काउंसिल या गवर्नर की काउंसिल थी, उसमें भी अब इंडियन को एंट्री मिलने शुरू हो गई। यहाँ पर बड़े ध्यान देने की बात है कि काउंसिल 2 थी, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव। तो जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, जो गवर्नर या वायसराय की होती थी, गवर्नर की राज्य स्तर पर, प्रोविंशियल लेवल पर, और वायसराय की सेंट्रल लेवल पर, उसमें भी अब इंडियन को एसोसिएट किए जाने की प्रक्रिया इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के माध्यम से शुरू की गई। और सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ये प्रथम भारतीय हैं जिनको वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में लॉ मेंबर के तौर पर अपॉइंट किया गया, नॉमिनेट किया गया। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा उस समय एक लॉ एक्सपर्ट थे, तो उन्हें वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में उन्हें नॉमिनेट किया गया था। तो ये प्रोविजन इंडियंस को अब लेजिस्लेचर के साथ साथ एग्जीक्यूटिव के साथ भी एसोसिएट करने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया था। आगे हम देखते हैं इस एक्ट में कि जो इंडियन काउंसिल एक्ट है, उसने एक, जो हम पहले बात किए, लोक लुभावनी घोषणाओं की बात, तो लोक लुभावनी घोषणाओं की शुरुआत, पॉपुलर एलिमेंट डालने का काम इसी एक्ट ने किया। तो सबसे पहले किया ये गया कि इन्होंने सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का कॉन्सेप्ट लाया, और ये सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम के लिए था, क्योंकि भारत में हिंदू की आबादी बहुत ज़्यादा शुरू से रही है, मुस्लिम बाहर से विदेशी आए, फिर उन्होंने धर्म परिवर्तन भी करवाया, तो बहुत सारे लोग धर्म परिवर्तन करके मुस्लिम बन गए, लेकिन संख्या इतनी ज़्यादा थी नहीं। तो हिंदुओं की संख्या ज़्यादा थी, मुस्लिम की संख्या बहुत कम थी। तो उन्होंने देखा कि अगर हमें, पहले देखते हैं जब उन्होंने बंगाल के नवाब को हराया, चाहे शाह आलम को हराया, तो वो सब मुस्लिम शासक थे, तो वो सब मुस्लिम पहले अंग्रेजों के पक्ष में थे नहीं। बाद में अंग्रेजों ने क्या किया, उनको अपनी तरफ मिला दिया, जिससे कि अगर कोई 2 फ्रंट बनता है, जैसे 1857 की क्रांति में हम देखे थे, मुस्लिमों ने कोई भाग नहीं लिया था। तो अंग्रेजों को ये समझ में आ गया था कि 1857 की क्रांति के बाद उन्होंने जो एनालिसिस किया, तब उनको एक बात ये पता चला, अगर हमें हिंदुओं से लड़ना है, यहाँ पर बहुत ज्यादा दिनों तक भारत में शासन करना है, एक पक्ष को अपने साइड कर लो। तो उन्होंने देखा कि 1857 क्रांति में मुस्लिम बहुत ही रेयरली पार्टिसिपेट किए हैं या बहुत कम किए हैं, उन्होंने मुस्लिमों को मिलाने की प्रक्रिया शुरू किया। उसी के चरण का ये एक विस्तृत रूप था। तो उन्होंने मुस्लिमों के लिए एक अलग इलेक्टोरेट की व्यवस्था की। जो चुनाव होते थे, जो हम प्रक्रिया की बात कर रहे हैं,
1892 से शुरू की गई एलिमेंट लाया गया इलेक्शन का, उसमें उन्होंने कहा कि अब जो चुनाव होंगे मुस्लिम को सिर्फ मुस्लिम ही वोट देगा। यानी एक ही क्षेत्र में अब दो कैंडिडेट खड़ा होते थे, एक जो है मुस्लिम के लिए होता था और एक जो हिंदू या सिख, जैन, बौद्ध, क्रिश्चियन एटसेट्रा के लिए होता था। तो वहां पर दो, एक्चुअल में बात की जाए तो उसमें बड़ा ही डिस्क्रिमिनेशन का माहौल क्रिएट किया गया था। रीजन को मुस्लिम और गैर मुस्लिम शब्दों से डिजिग्नेट किया जा रहा था, यानी हिंदुओं का, बौद्ध, जैन, इन सब का अस्तित्व को ही मिटा दिया गया। कहा क्या गया कि ये कोई पार्टिकुलर एरिया जो है मुस्लिम क्षेत्र है या गैर मुस्लिम क्षेत्र है, हिंदू क्षेत्र, बौद्ध क्षेत्र, जैन क्षेत्र, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। ये बहुत ही बड़ा डिस्क्रिमिनेशन लाया था, क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट ही था डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो। इसलिए उन्होंने क्या किया, सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को लाया। साथ ही साथ उन्होंने सेपरेट इलेक्ट्रोड की व्यवस्था किया। जैसा कि हमने कहा कि मुस्लिम को चुनाव में सिर्फ आरक्षण नहीं था, वहां पर जो कैंडिडेट खड़ा होगा उसको सिर्फ मुस्लिम ही वोट करेंगे। यानी अब दो या दो से ज्यादा मुस्लिम चुनाव लड़ेंगे, उनको वोट सिर्फ मुस्लिम देंगे, उनमें से जो विजयी होगा वो काउंसिल का मेंबर बनेगा। तो ये जो है सिस्टम बनाया गया था सेपरेट इलेक्टोरेट का। साथ ही साथ जो है हमने क्या कहा, मुस्लिम मेंबर इलेक्ट ओनली बाय द मुस्लिम। अगर हम ये कॉन्सेप्ट है कि मुस्लिमों को सिर्फ मुस्लिम ही इलेक्ट कर सकते थे। आगे एक प्रोविजन और था, वहां पर एडल्ट फ्रेंचाइजी की व्यवस्था नहीं थी, सफरेज, एडल्ट सफरेज फ्रेंचाइजी की व्यवस्था नहीं थी। यानी हर कोई जो 18 साल हो, एडल्ट हो, वोट दे, ऐसी व्यवस्था नहीं थी। यानी वोट देने के लिए, वोटर लिस्ट में नाम रखने के लिए भी, वोटर लिस्ट में नाम को नॉमिनेट करने के लिए भी एक प्रोसेस चलता था, प्रक्रिया चलती थी, कंडीशन हुआ करता था। तो उस समय जो प्रचलित था, इवन बहुत काफी बात तक ये प्रचलित रहा, इनकम बेस्ड था। यानी कोई व्यक्ति जो अमीर है वही केवल वोट डाल सकता था, सब लोग नहीं वोट डाल। जो नॉर्मल व्यक्ति हैं या गरीब व्यक्ति हैं उनके पास वोटिंग राइट नहीं थी। साथ ही साथ जो है कुछ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को भी रखा जाता था। तो उन्होंने कुछ क्राइटेरिया बनाया था कि वोटिंग की राइट किसको मिलेगी। तो स्पेशली जमींदारों को, अमीरों को वोट का राइट मिलता था। जो हिंदू में क्राइटेरिया था, इनकम क्राइटेरिया, उसके कंपैरिजन में मुस्लिम का जो वोटिंग क्राइटेरिया रखा गया वो लो रखा गया। लो का मतलब अब ज्यादा से ज्यादा वोटर मिल सकेंगे मुस्लिम उम्मीदवारों के लिए, जबकि हिंदुओं के लिए इनकम क्राइटेरिया को काफी ऊपर रखा गया था, जिससे कि कम से कम लोग ही केवल वोटिंग कर सकें। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो वोट पड़ेंगे, मुस्लिम की आबादी कम थी, हिंदू की आबादी ज्यादा थी, तो हिंदू को जब वोटिंग राइट कम लोगों को मिलेगी तो कम ही वोट मिलेंगे, और मुस्लिम के लिए वोटिंग राइट ज्यादा है, वोट ज्यादा मिलेंगे। तो ये दिखेगा कि कोई भी जो उम्मीदवार है वो काफी ज्यादा बड़े मतों से जीता हुआ है। ये दिखाने की प्रक्रिया थी, जिससे कि डिवाइड एंड रूल को जो प्रोग्राम था उसे और भी स्ट्रांग बनाया जा सके। तो ये उनका एक सिस्टम था। तो और जो इलेक्शन की प्रक्रिया थी, इसको हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर इलेक्शन की प्रक्रिया एक तरीके से देखा जाए तो बहुत ज्यादा डायरेक्ट इलेक्शन है नहीं, क्योंकि बहुत कम लोगों को इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का भाग लेने की अनुमति मिलती थी। इसलिए इसको हम कह सकते हैं कि इलेक्शन डायरेक्ट ना होकर के इनडायरेक्ट नेचर का ही था। आगे देखें, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में जो कम्युनल इलेक्टोरेट को लाया, उसने पहली बात उसको लीगलाइज कर दिया, क्योंकि इसको गवर्नमेंट ने जब इसको कम्युनल इलेक्टोरेट को लाया तो उन्होंने एक्चुअल में कम्युनलिज्म को, सांप्रदायिकता को उन्होंने क्या किया, लीगल फॉर्म दे दिया। यानी अब एक्चुअली भारत में कम्युनलिज्म को एक लीगल जो है लीगल राइट मिल गया। और जो लॉर्ड मिंटो था, ये कौन था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, इसको फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट कहा जाता है। यानी भारत में इसने डिवाइड एंड रूल की व्यवस्था को सबसे ज्यादा पीड़ित तरीके से लागू किया। आगे हम देखें, जो सेपरेट इलेक्टोरेट का प्रोविजन था, इसमें चैम्बर ऑफ कॉमर्स, प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन, यूनिवर्सिटी और जमींदार, इनको जो है पावर था। जैसा कि हमने कहा कि सबको इलेक्शन में भाग लेने की अनुमति नहीं थी। जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स थे उनके मेंबर वही लोग इलेक्शन में भाग लेते थे। प्रेसिडेंसी के जो कॉर्पोरेशन होते थे, यूनिवर्सिटी उसके प्रोफेसर,
वगैरह को और जमींदारों को, यानी ये देखा जाए कि इलीट सेक्शन ही वोटिंग राइट रखता था। ये था इस एक्ट का प्रोविजन जो कि काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेटरी था। और इसके बावजूद अगर हम बात करें, ये सब तो प्रोविजन आए हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है अगर हम देखें तो ये जो रिप्रेजेंटेशन की क्राइटेरिया थी पर्सन की, एक तरीके से अनरियल ही थी। इसमें रियलिटी की जो है बहुत कम स्कोप था, रियलिटी इसमें काफ़ी कम था और इसमें जो है अनरियल मैटर ज़्यादा थे। और इसमें जो है हम देखें एक तरीके से रिमोट कंट्रोल था। रिमोट कंट्रोल का मतलब उनके पास जो गवर्नमेंट का पावर था वो सारी पावर गवर्नमेंट में ही नहीं थी, जनता में नहीं थी, नहीं, वो एक इनडायरेक्ट ये रिमोट कंट्रोल गवर्नमेंट चला रहे थे। ये था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 का। आगे हम देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का। तो नेक्स्ट वीडियो हमारा जो आएगा वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 पर होगा। इसका हमारे भारतीय संविधान पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है। और अगर बात करें तो ये ऐसा एक्ट है जो पहली बार एक्चुअल में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की आधारशिला रखता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। क्योंकि 1858 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में बात की गई थी जो है आंसरेबल गवर्नमेंट की, पर वो एक्चुअल में था नहीं। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में इसका एलिमेंट सच में देखने को हमको मिला था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो हमारा इस पर आएगा। और हाँ, अब हम देख रहे हैं काउंसिल एक्ट खत्म हो गए, फिर से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आता है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट जरूर करें, पूछें हमसे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें जो भी यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं या अन्य एग्जाम के एस्पिरेंट हैं जिनको पॉलिटी सेक्शन का कंसर्न हो। और हमारे वीडियो को देखने के लिए, लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे कि नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू। जय हिंद।